सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो भैया, एग्जाम आने वाले हैं जनवरी के अंदर। तो ज्यादा कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज्यादा क्या टाइम ही नहीं वेस्ट करेंगे सर। हम कर रहे हैं सर आईसीएआई के मॉक टेस्ट पेपर जनवरी 2026 के एग्जाम्स के लिए। आइए जरा केस स्टडीज करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। समझिए जरा क्या लिखा हुआ है। मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू करेंगे। कह रहा अर्नव लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहा है केमिकल सॉल्यूशन यूज्ड इन पेंट एडेसिव, यानी कि पेंट और एडेसिव्स के अंदर वो यूज होता है। केमिकल सॉल्यूशन आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट प्रोसेसेस, यानी प्रोसेस में काम हो रहा है। सम ऑफ द प्रोसेस आर हैजर्डस, यानी कि कुछ प्रोसेस जो है वो हैजार्डस हैं, यानी कि सेहत के लिए हानिकारक हैं। इन नेचर इन विच में रिजल्ट इन फायर एक्सीडेंट, जिसकी वजह से आग भी लग सकती है। फिर कह रहा है एट द एंड ऑफ लास्ट मंथ, महीने की आखिरी में, पिछले महीने के वन फायर एक्सीडेंट अकर्ड इन द फैक्ट्री। कह रहे आग लग भी गई। द फायर डिस्ट्रॉयड सम ऑफ द पेपर फाइल्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोसेस ऑपरेशंस फॉर द मंथ, यानी कि जो हम काम कर रहे थे, जो ऑपरेशंस चल रहे थे, उसमें जो डिटेल्स थी वो आग में हमारे पेपर्स जल गए। तो अभी तक तो बेकार की बात कर रहा है कि भैया ये सब हो रहा था। यू बीइंग एसोसिएट टू द चीफ मैनेजर फाइनेंस, यानी कि आप जो सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसके एसोसिएट हो। यू आर असाइन, आपको असाइन करा गया है टू प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच फायर अकर्ड, कि जिस महीने आग लगी उस महीने का प्रोसेस अकाउंट आपको बनाना है। फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स ऑफ अदर सोर्सेज, यानी जितने भी आपके अदर सोर्सेज के फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स बचे हैं उनको यूज करके प्रोसेस अकाउंट बनाना है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमें मिली है, रिट्राइव कर पाए हैं हम। आइए जरा, तो यहां से मेरा मेन क्वेश्चन शुरू होता है। ओपनिंग में डब्ल्यू जो था हमारे पास एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, वो 500 लीटर था। यानी शुरू में मेरे पास 500 लीटर पड़ा हुआ था जो मुझे महीने की शुरू में डालना था, जिसपे 80% कंप्लीट हो चुका है लेबर, 60% कंप्लीट हो चुका है ओवरहेड। मटेरियल के बारे में कुछ नहीं बता रहे। इसका मतलब हमेशा हम यही मान के चलते हैं कि डब्ल्यू में मटेरियल हमेशा 100% लग जाता है। ठीक है। तो जो मैंने इसमें ओपनिंग डब्ल्यू डाला उसके अंदर 100% मटेरियल पहले लग चुका होगा, 80% लेबर लग चुका है और 60% ओवरहेड लग चुके हैं। ठीक है। फिर कह रहा है ओपनिंग डब्ल्यू की वैल्यू जो थी वो 2,78,000 रुपए थी। फिर कह रहा है कि क्लोजिंग में भी मेरे पास डब्ल्यू बचा है कितने का, 100 लीटर का, जिसपे 20% लेबर का काम कंप्लीट हो गया है और 10% ओवरहेड का काम कंप्लीट हो गया है। तो मटेरियल कितना लगा होगा सर, मटेरियल इस पे 100% लग चुका होगा। नॉर्मल लॉस कह रहा है 10% होता है इनपुट का, जो भी हम फ्रेश इंट्रोड्यूस करेंगे। याद रखो यहाँ पे ओपनिंग की बात नहीं कर रहा। कहीं कहीं क्वेश्चन में कहता है कि 10% या जो भी नॉर्मल लॉस होगा जो हमने फ्रेश इंट्रोड्यूस करा एज वेल एज ओपनिंग। पर इसने यहाँ पे सीधा बता दिया जो आप फ्रेश रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करोगे सिर्फ उसी का 10%, उसी का 10% आपका नॉर्मल लॉस होगा। एंड टोटल लॉस, लेकिन टोटल लॉस हमारा कितना हुआ, 800 लीटर का। कह रहा पार्टली ड्यू टू फायर डैमेज। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा टोटल जो लॉस हुआ 800 हुआ, इसमें से कुछ तो नॉर्मल होगा, यानी जो 10% मेरा होना ही होना है वो नॉर्मल है, और जो बाकी बचा है वो एबनॉर्मल होगा। फिर कह रहा है कि आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, यानी फिनिश गुड्स में हमने कितना ट्रांसफर करा, 3,400 यूनिट का। लॉसेस हैव अ स्क्रैप वैल्यू, लॉसेस की स्क्रैप वैल्यू है 20 रुपए पर लीटर। ऑल रॉ मटेरियल आर एडेड टू द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, सही बात है कि जितना भी रॉ मटेरियल है हम हमेशा शुरू में लगाते हैं। फिर कह रहा है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, कह रहा है कि इक्विवेलेंट यूनिट की कॉस्ट जो पड़ती है हमारी पर यूनिट या पर लीटर होना चाहिए यहाँ पे, वो कितना पड़ता है, वो पड़ता है सर 660 रुपए फॉर द मंथ। मेड एज अ फॉलो, यानी कि ये वैल्यू कैसे बनी, कह रहा है कि 300 रुपए तो लगे मटेरियल के पर लीटर, और लेबर लगे 200 और ओवरहेड लगे 160। तो कुल मिला के कितने हो गए सर, ये हो गए सर एक यूनिट के 660 रुपए। फिर कह रहा है कंपनी यूजेस फीफो मेथड। देखो अब याद रखना कि प्रोसेस अकाउंट है, फीफो मेथड यूज हो रहा है टू वैल्यू डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश गुड्स। कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड फॉर मैनेजरियल डिसीजन। सबसे पहले अब यहां से आपका क्वेश्चन शुरू होता है एमसीक्यू का, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है ये। कह रहा हाउ मच क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ। हमने बिगिनिंग में, शुरू के अंदर कितनी हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल लगाया, ये वो आपसे पूछ रहा है। तो अब मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है उनको यूज करते हुए मुझे ये निकालना पड़ेगा कि कितना रॉ मटेरियल मैंने लगाया। आइए जरा मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करिए। सर ये आईसीएआई के एमटीपी है 2026, जनवरी 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, देखो जरा, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा डब्ल्यूआईपी का कंट्रोल अकाउंट इन लीटर्स। डब्ल्यूआईपी का अकाउंट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो सिंपल है। सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, उसने क्वेश्चन में बता रखा है कि ओपनिंग में कितना डब्ल्यूआईपी था, सर ओपनिंग में डब्ल्यूआईपी था 500। फिर उसके बाद उसने ये भी बताया कि क्लोजिंग में डब्ल्यूआईपी कितना था, लीटर्स में बन रहा है, याद रखना ये लीटर में बन रहा है, ये वैल्यू में नहीं बन रहा है। ठीक है, तो भाई शुरू में मेरे पास कितने लीटर थे, 500 लीटर थे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, ये मैंने लगाया होगा। लास्ट में बचे कितने, 100 लीटर बच गए। ठीक है, लॉस कितने का हो गया सर, लॉस हो गया 800 लीटर का, टोटल लॉस हुआ 800 लीटर का। कितना मैंने फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करा, फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करा 3400। तो मेरा बैलेंसिंग फिगर कितना आया सर डेबिट साइड पे, ये डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर ये बता रहा है कि कितना, ये डेबिट साइड पे बता रहा है कि कितना रॉ मटेरियल मैंने इंट्रोड्यूस करा। तो मैंने कितना रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करा सर, 3800 लीटर। कितना इंट्रोड्यूस करा, 3800 लीटर। तो ये इसका आंसर है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल था। फिर कह रहा है क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल और एबनॉर्मल पूछ रहा है, ये तो बड़ा सिंपल है। देखो उसने कहा था हमें क्वेश्चन में कि शुरू में आपने कितना इंट्रोड्यूस करा, सर 3800 लीटर इंट्रोड्यूस करा, अभी हमने निकाला। फिर इसका नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए, सर उसने कहा था कि जो नॉर्मल लॉस है वो कितना होगा 10%। तो 10% कितना हो गया सर, 10% हो गया 380, 380। लेकिन मुझे बताइए मेरा टोटल लॉस कितना है, सर क्वेश्चन में गिवन था टोटल लॉस जो था 800। तो अगर अगर मेरा टोटल लॉस 800 है, अगर मेरा टोटल लॉस 800 है और नॉर्मल 380 है, नॉर्मल लॉस 380 होना चाहिए था, तो एक्स्ट्रा जो लॉस हुआ मेरा, वो मेरा कौन सा हुआ सर, एबनॉर्मल। जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ वो हुआ मेरा एबनॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस हुआ सर 380 और एबनॉर्मल लॉस हुआ 420 लीटर। क्लियर है, इजी था। अगला कह रहा है वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एडेड टू द प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ। अब वो आपसे वैल्यू पूछ रहा है, पहले उसने आपसे लीटर्स पूछे थे, ठीक है, पहले उसने आपसे क्वांटिटी पूछी थी। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, अब वो आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि कितनी वैल्यू का रॉ मटेरियल आपने ऐड करा। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट ने आपके एक अलग आंसर दे रखा है, लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होना चाहिए कि सर देखो शुरू में कितने लीटर लगाया है उन्होंने रॉ मटेरियल का, सर उन्होंने रॉ मटेरियल का 3800 लीटर लगाया। ठीक है, और 1 लीटर कितने का लेकर आया सर, 1 लीटर भी उसने बताया था, देखो यहाँ पे 1 लीटर था हमारा, ये रहा रॉ मटेरियल कितने का है सर, 1 लीटर 300 रुपए का। तो 300 रुपए का ये पड़ रहा है, तो कितना हुआ, मल्टीप्लाई कर दो सर, ये हो गया 3800 मल्टीप्लाई बाय 300, तो ये हो गया 11,40,000। अब अगर आप चेक करो तो 11,40,000 कहीं पे इसमें दिया ही नहीं है। तो इंस्टीट्यूट ने आपके कैसे करा हुआ है जरा समझिए, इंस्टीट्यूट ने, मुझे लगता है कि गलत है। इंस्टीट्यूट ने ऐसे करा, इंस्टीट्यूट ने ये कहा कि देखो रॉ मटेरियल कितना ऐड करा हमने, सर रॉ मटेरियल हमने ऐड करा आफ्टर एबनॉर्मल लॉस। उन्होंने पहले तो एबनॉर्मल लॉस को हटा दिया। तो 3800 में से एबनॉर्मल लॉस कितना है सर, 10%। तो 3800 में से एबनॉर्मल लॉस हट गया तो बचे 3420, 3420। तो ये 3420 की कॉस्ट कितनी थी, 300 रुपए, 300 रुपए 1 लीटर के। तो टोटल आ गया 10,26,000। फिर उसने कहा कि जो मेरा नॉर्मल लॉस हुआ, कितना नॉर्मल लॉस हुआ, 380। ये 380 कितने का बिकेगा, 20 रुपए का। तो ये इसने यहां ऐड करके टोटल वैल्यू निकाल दी 10,33,600। ये वैल्यू निकाली, जो कि मुझे लगता है गलत है। इसका आंसर 11,40,000 आना चाहिए, ना कि जितना आपका लॉस है उसको हटा के फिर लॉस की वैल्यू, ये नहीं होता। क्योंकि जो आपका नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस होता है, उसका अगर कुछ पैसा मिलता है तो वो हम कस्टमर से चार्ज, मतलब कस्टमर को उसका बेनिफिट नहीं देते हैं। फिर कह रहा है वैल्यू ऑफ लेबर एंड ओवरहेड इन क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। बहुत इजी है, देखो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में आपसे पूछ रहा है कितना लेबर और कितना ओवरहेड है। उसने आपको क्वेश्चन में शुरू में बता दिया था, चेक करो कि कितना लीटर आपके पास क्लोजिंग में बचा था। सर क्लोजिंग में जो बचा था मेरे पास, ओपनिंग में तो 500 था, ठीक है, क्लोजिंग में कितना बचा, 100 लीटर, जिसपे 20% कंप्लीट हुआ था लेबर और 10% कंप्लीट हुआ था ओवरहेड्स। तो कैसे निकालोगे सर, बड़ा सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। इसने क्या पूछा हमसे, वैल्यू पूछी है क्लोजिंग में। तो क्लोजिंग में सर 100 लीटर है, और 100 लीटर पे कितना कंप्लीट हो गया है सर, 20% कंप्लीट हुआ है लेबर के लिए। तो अगर मैं बात करूं तो लेबर के लिए कितना कंप्लीट हुआ है सर, 20%। आओ जरा चेक करें कि लेबर की कॉस्ट कितनी थी। सर लेबर की कॉस्ट है ये रही, 200 रुपए। तो सर
कितने लीटर है? 100 लीटर है, लेकिन 100 लीटर में कितना लेबर लगा है? सिर्फ 20%। और कितने रुपए का है सर ये? 200 रुपए का। तो जरा मल्टीप्लाई कर दो, 100 × 20% मल्टीप्लाई बाय 200, ये हो गया कितना? 4000। कितना हो गया सर? 4000। तो लेबर की वैल्यू आ गई 4000 रुपए। अब ओवरहेड की बात करें तो ओवरहेड भी कितना सर? 100 लीटर पे कितना परसेंट है? आओ जरा चेक करो, क्लोजिंग वाले में कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है? सर क्लोजिंग वाले में कंप्लीट हुआ है ये रहा 10% ओवरहेड का। तो 10% हो गया। और मुझे बताओ जरा ओवरहेड, मुझे बताइए जरा ओवरहेड कितने रुपए का है पर यूनिट? सर ओवरहेड है ये रहा 160 रुपीज पर यूनिट। तो इसको 160 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 10, 1600, 1600 हो जाएगा, 1600। तो जरा चेक करो, 4000 और 1600, ये रहा सर पॉइंट नंबर ए में। क्लियर है? चलिए ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स, यानी जो फिनिश गुड्स मैंने ट्रांसफर करे उनकी क्या वैल्यू थी? भाई सीधी बात है, उसने आपको पहले से बता दिया था कितना ट्रांसफर करा था। उसने कहा था 3400 यूनिट, आई थिंक ये रहा 3400 यूनिट था। और एक कितने का है सर? 660 रुपए का। तो 3400 मल्टीप्लाई बाय 660 कितना आ गया? 22,44,000। तो मैंने कितने का ट्रांसफर करा सर? ये रहा 22,44,000 रुपए का। ठीक है, ये देखो, तो ये मैंने निकाला था पिछले वाला, और ये हो गया सर 22,44,000 रुपए। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में आ गया तो 10 नंबर बड़े आराम से। कह रहा है कि एम लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट एंड मे एक्सपेंड इनटू प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। कह रहा है एम लिमिटेड अभी तो एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, फिर डाइवर्सिफिकेशन करेगा नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स। एम लिमिटेड इज अमंग्स अ लेबर इंटेंसिव, यानी लेबर इंटेंसिव काम होता है वेयर मेजोरिटी ऑफ प्रोसेस आर डन मैनुअली, यानी लेबर से काम होता है। इंप्लॉय कॉस्ट इज मेजर कॉस्ट एलिमेंट, ठीक है, बार बार वही बात कर रहा है, लेबर से काम हो रहा है, लेबर कॉस्ट सबसे जरूरी है। फिर कह रहा है द कंपनी कन्वेंशनली यूजेस परफॉर्मेंस पैरामीटर्स अर्निंग पर मैन शिफ्ट। कह रहा है कि हमारे जो परफॉर्मेंस पैरामीटर होता है वो अर्निंग पर मैन शिफ्ट है, कि एक शिफ्ट में एक आदमी जो है कितना कमा रहा है। टू मेजर कॉस्ट पेड टू एन एम्प्लॉय, कि कितनी हम उसको कॉस्ट पे कर रहे हैं फॉर अ शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स, यानी कि 8 घंटे की एक शिफ्ट होती है। एंड आउटपुट पर मैन आवर, ओएमएस दे रखा है, टू मेजर इंप्लॉय आउटपुट, इससे हम उसकी एफिशिएंसी यानी कि आउटपुट हम नापते हैं, जो कि कितना है सर? एक शिफ्ट है जो 8 घंटे की, एक शिफ्ट 8 घंटे की। फिर कह रहा था चीफ मैनेजर फाइनेंस ऑफ द कंपनी हैज ईमेल्ड यू, कह रहा आपको ईमेल कर दी है फ्यू इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द लास्ट मंथ, पिछले महीने की कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है उसने। ईमेल कंटेन फॉलोइंग डेटा, क्या दे रखा है? ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, कह रहा है कि पिछले महीने क्या घटना हुई? द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड 2,34,000 टन ऑफ आउटपुट, पिछले हमने 2,34,000 टन का आउटपुट बनाया। ठीक है। रॉ मटेरियल लगे 50 लाख रुपए के। पावर कंज्यूम हो गई सर 13,000 किलोवाट की, 8 रुपए किलोवाट टू रन द मशीन फॉर द प्रोडक्शन। ठीक है, 13,000 किलोवाट पावर लगी, 8 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से। डीजल कंज्यूम हुआ 2,000 लीटर, और 1 लीटर डीजल लगा 93 रुपए का, टू रन पावर जनरेटर यूज्ड एज ऑल्टरनेटिव और बैकअप फॉर पावर कट, यानी जब लाइट चली जाती थी तो हम जनरेटर यूज करते थे डीजल डाल के, और 2,000 रुपए का 2,000 लीटर डीजल हमारा लग गया, जो 1 लीटर 93 का आता है। वेजेस सैलरी पे करी हमने 6,40,40,00,000 की। ग्रेचुटी एंड लीव एनकैशमेंट पे करी 64,20,000 की। हायरिंग चार्जेस फॉर HEMM, ये HEMM होता है हमारे जैसे बुलडोजर हो गए, हैवी मशीनरी होती है ये हमारी, ताकि फॉर माइनिंग अर्थ, यानी अर्थ को खोदने के लिए बुलडोजर टाइप की जो मशीन होती है वो होती है HEMM की मशीन। तो उसके हमने हायरिंग चार्जेस पे करे 30,000 रुपए। HEMM आर डायरेक्टली यूज इन प्रोडक्शन, कह रहे डायरेक्टली यूज होती है प्रोडक्शन में, यानी सीधा सीधा बता रहा है ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में है। फिर कह रहा है कि हायरिंग चार्जेस पेड फॉर कार यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस, यानी ऑफिस में जो लोग बैठते हैं उनको हम कार से लाने ले जाने का काम करते हैं, मतलब कार से आने जाने का उसको हम क्या करते हैं? सर्विस देते हैं, जिसके हम हायरिंग चार्जेस पे करते हैं, किराया देते हैं 66,000 रुपए का। रियम्बर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट, यानी कि जो कार चलती है उनकी जो डीजल कॉस्ट है, यानी जो डीजल डला उसकी रियम्बर्समेंट हुई 22,000 रुपए की।
हायरिंग चार्जेस पे कह रहा है कि जीएसटी लगेगा अंडर आरसीएम। आरसीएम मतलब हमें ही देना पड़ेगा, उसको नहीं देना, वैसे भी हमें ही देना पड़ता है। आरसीएम में ये होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कि हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट दे देते हैं, और वैसे जीएसटी इनडायरेक्ट होता है कि पहले हम उसको देते हैं जिससे भी हमने सर्विस ली है, और बाद में वो क्या करता है आगे गवर्नमेंट को देता है। और मेन बात यह है कि इसका क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा। तो अगर अगर मैं कोई भी ऐसा टैक्स पे कर रहा हूं, कोई भी टैक्स पे कर रहा हूं जिसका मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा, ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिल रहा, तो वो मेरा सीधा सीधा कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। फिर कह रहे हैं मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर वेइंग ब्रिज, यानी कि वेइंग ब्रिज है, वेइंग ब्रिज मतलब हमारे पास एक तराजू है बड़ा सा, जिसपे हम क्या करते हैं, यूज टू वे फाइनल गुड्स, यानी जो फाइनल गुड्स है उनको हम वेट करते हैं, क्योंकि सर हमारा जो गुड्स है टन्स में बनता है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो जाती है उसकी, वो जाती है 12,000 रुपए की। कितनी जाती है सर? 12,000 रुपए की, पिछले महीने का खर्चा ये। एएमसी कॉस्ट यानी कि एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है, सीसीटीवी हमने लगा रखे हैं कहां पे? वेइंग ब्रिज पे, यानी कि ब्रिज के लिए हमने लगा रखे हैं, यूज फॉर वेइंग ऑफ फाइनल गुड्स, यानी कि भाई भेजने से पहले हमने सीसीटीवी लगा रखा है, ताकि जब हम अपने फाइनल गुड्स का वेट करें तो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाए कि देखो हम बिल्कुल सही माल भेज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने वेट तो कर दिया 100 टन और भेज दिया वहां पे 98 टन। बहुत जगह पर ऐसा होता है, तो इसलिए हमने वहां पे सीसीटीवी लगा रखे हैं, जिसकी जिसकी हमने एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट हम पे करते हैं। एंड फैक्ट्री प्रीमाइसेस, और फैक्ट्री प्रीमाइसेस में भी लगा रखे हैं, जिसका खर्चा आता है 8,000 और 18,000 मंथली रिस्पेक्टिवली। यानी 8,000 तो खर्चा हो गया मेरे वेइंग ब्रिज के सीसीटीवी का, और 18,000 खर्चा हो गया मेरे फैक्ट्री प्रीमाइसेस का, कि फैक्ट्री में से भी उतना ही माल निकल रहा है उसके लिए। फिर कह रहे हैं टीए और डीए जो हो गया होटल बिल, याद रखना होटल बिल है, लेकिन किसका होटल बिल है? सेल्स मैनेजर, यानी सेल्स मैनेजर को हम अलग अलग स्टेट में भेजते हैं, वहां पे टीए डीए और होटल बिल हम उसको रिम्बर्स कर देते हैं, जिसका बिल आया पिछले महीने का 36,000 रुपए। हमारे पास कुल मिला के 1800 इंप्लॉय काम करते हैं, जो कि एक महीने में 26 दिन काम करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके मैं निकाल दूंगा कि टोटल नंबर ऑफ मेरे शिफ्ट्स कितनी हो गई, या टोटल नंबर ऑफ मेरे मैन शिफ्ट कितने हो गए। फिर कह रहा है, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट, हमसे प्राइम कॉस्ट पूछ रहा है फॉर द लास्ट मंथ। अब प्राइम कॉस्ट के लिए तीन चीजें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। आओ जरा मैं पहले मार्क कर लेता हूं कि मेरे कौन कौन से डायरेक्ट मटेरियल हैं, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस। सबसे पहले ये तो सर मेरा डायरेक्ट मटेरियल है, सीधा सीधा लिखा हुआ डायरेक्ट मटेरियल है। उसके बाद सर, उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में उसके बाद गिवन है ये रहा, पावर। बताओ मुझे पावर क्या है? सर पावर मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होता है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, तो एक डायरेक्ट मटेरियल हो गया, एक डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। फिर डीजल, मुझे बताओ डीजल जो है वो भी फैक्ट्री में यूज हो रहा है, और डीजल का खर्चा भी क्या है मेरा सर? डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट हो गया है। फिर वेजेस एंड सैलरी, ये तो पता है सर, वेजेस एंड सैलरी तो डायरेक्ट वेजेस है। अब ग्रेचुटी एंड लीव एनकैशमेंट है, जरा समझो। सर ग्रेचुटी तो हम जो ऑफिस में बैठे हैं उनको भी पे करते हैं, ग्रेचुटी हम जो मेरे वर्कर हैं उनको भी पे करते हैं। तो यहां पे मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये मेरे डायरेक्ट वेजेस को पे करी हुई ग्रेचुटी है, यानी ये मेरे उन वर्कर को पे करा जा रहा है जो मेरे डायरेक्ट वर्कर हैं। ठीक है। फिर कह रहा है HEMM जो खर्चा है डायरेक्टली यूज्ड इन प्रोडक्शन, तो ये तो सीधा सीधा उसने बताया ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फिर हायरिंग चार्जेस पे फॉर ऑफिशियल पर्पस, मुझे बताओ ऑफिशियल पर्पस अगर कौन होता है तो ये मेरा जर्नल एडमिन का खर्चा होता है। कौन सा खर्चा होता है सर? जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होते हैं। फिर कह रहे हैं रियम्बर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट ऑफ कार, यानी जो कार हमने यहाँ पे हायर करी थी उसमें पेट्रोल डलवाने का खर्चा, तो भैया कार एडमिन का खर्चा था, तो ये भी जनरल एडमिन के खर्चे में ही आएगा। फिर उसके बाद क्या रहता है कि जो आरसीएम पे जीएसटी लगा, तो भैया आरसीएम जो लगा जीएसटी पे वो किस पे लगा? जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, यानी ऑफिशियल पर्पस वाली जो कार हमने हायर करी, तो उस पे लगने वाला आरसीएम अगर मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा तो वो भी मेरा खर्चा बन जाएगा, और वो उसी खर्चे का मेन पार्ट बनेगा, यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब मेंटेनेंस कॉस्ट की बात कर रहा है किसकी? वेइंग ब्रिज की। अब ये वाला जो खर्चा है कह रहा है कि मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर वेइंग ब्रिज। अब कह रहा है यूज फॉर वेइंग फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स को वे करने के लिए, यानी कि उसको नापने के लिए, तोलने के लिए है। तो फाइनल गुड्स के लिए अगर ये करा जाता है तो इसका मतलब ये मेरा डिस्पैच से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डिस्पैच से रिलेटेड। तो इसका मतलब ये मेरा खर्चा जो है ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। कौन सा खर्चा है सर? ये डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक खर्चा, हाँ, उसके अलावा एएमसी कॉस्ट किसकी थी सर? एक तो वेइंग मशीन की, तो वेइंग ब्रिज की। तो वेइंग ब्रिज का है मेरा सर, वेइंग ब्रिज यानी कि वेट करने के लिए है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होगा।
और ये 18,000 जो कहाँ लगा है, फैक्ट्री का, तो ये मेरा फैक्ट्री का ओवरहेड होगा। किसका है ओवरहेड होगा, फैक्ट्री का। फिर उसके बाद इसने कहा कि होटल बिल किसका है, सीधा सीधा सेल मैनेजर का, तो सेल से जुड़ा हुआ ये मेरा सेलिंग एक्सपेंस या सेल्स का एक्सपेंस हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके मैं क्या निकाल लूंगा, मैन शिफ्ट। अब उसने प्राइम कॉस्ट पूछा, तो प्राइम कॉस्ट में क्या करना है सर, जितने भी मेरे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेस हैं, इनको मैं ले लूंगा। आओ जरा मेरे साथ साथ। सबसे पहले आएगा सर डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना था क्वेश्चन में, 50 लाख रुपए का गिवन था। कितना गिवन था, 50 लाख का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में मुझे बताइए और क्या गिवन है। सर क्वेश्चन के अंदर उसने आगे दिया है हमें डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस से कितने, 6 करोड़ 40 लाख के। फिर मैंने क्या माना कि ग्रेचुटी और लीव एनकैशमेंट भी मेरे डायरेक्ट वेजेस से ही जुड़े हुए हैं, तो ये भी मैंने डायरेक्ट वेजेस में जोड़ दिए। अब आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आया सर, सबसे पहले आया पावर। सबसे पहले आया पावर। तो पावर कितना था सर, 13,000 किलोवाट था। 8 रुपए का एक था, 1,04,000 रुपए हो गया। फिर डीजल, तो डीजल भी मेरे फैक्ट्री में यूज हो रहा है, उसने कहा था इसी को चलाने के लिए है, तो डीजल 2,000 लीटर लगा। 1 लीटर लगा 93 का, मल्टीप्लाई कर दिया 1,86,000। फिर उसने बताया था HEMM यानी बुलडोजर वाले जो मेरे खर्चे थे, हायरिंग चार्जेस जिसके कितने आए, 30 लाख रुपए, और उसने कहा कि ये पहले से ही डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने ऐड करे तो मेरा प्राइम कॉस्ट आ गया 7,87,10,000, 7,87,10,000, 7,87,10,000। ये मेरा क्या आ गया सर, ये आ गया मेरा प्राइम कॉस्ट। उसके बाद उसने पूछा व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, टोटल एंड पर शिफ्ट कॉस्ट। कह रहा टोटल कॉस्ट कह रहा और पर शिफ्ट कॉस्ट पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए आपको सारे खर्चे जोड़ने हैं। अब इसमें ये नहीं कह रहा कि इसमें सेल्स का कौन सा है, ये कौन सा है, बस सीधी सीधी बात है, सारे खर्चे जोड़ दो। क्योंकि वो ये नहीं पूछ रहा प्राइम कौन सा है, ये कौन सा है, वो कौन सा है। तो भाई सीधे आप क्या करो, सारे खर्चे जोड़ दो। तो मैंने क्या करा सर, मैंने तो कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग करा, प्राइम कॉस्ट निकाल दी थी अभी मैंने, 7,87,10,000। इसमें क्या जुड़ेंगे सर, फैक्ट्री के खर्चे, और फैक्ट्री के खर्चे में आपका एक ही खर्चा आया था, देखो ये वाला 18,000 रुपए का। तो ये फैक्ट्री का खर्चा जोड़ दिया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई मेरी 7,87,28,000 रुपए। ठीक है, तो ये तो टोटल हो गई। ये जो कॉस्ट निकली हमारी फैक्ट्री की, ये तो मेरी क्या आ गई सर, टोटल कॉस्ट आ गई। मेरी कौन सी कॉस्ट आ गई सर, ये टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, चलिए, तो ये तो मेरी टोटल हो गई। अब मुझे बताइए उसने क्या पूछा, उसने पूछा कि एक शिफ्ट का कितना है। तो पहले तो टोटल शिफ्ट निकालनी पड़ेगी। तो 1800 वर्कर हैं, 26 दिन काम करेंगे, तो टोटल शिफ्ट हो गए 46,800। इसको डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 1,682.22। तो यानी कि मेरी जो वैल्यू आई टोटल, वो आई 7,87,28,000। ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। एंड 1,682 आ गया मेरा क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू, मतलब पर शिफ्ट। ठीक है, अच्छा, तो इसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मांगी, तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ क्या जोड़ा, फैक्ट्री का खर्चा जोड़ा। ना तो इसमें मैंने एडमिन का खर्चा जोड़ा, ना ही मैंने इसमें सेलिंग का जोड़ा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए ना तो एडमिन जुड़ता है, ना ही सेलिंग का खर्चा, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। ठीक है, अच्छा, अगला पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ एडमिन ओवरहेड, आपसे पूछ रहा है कि एडमिन ओवरहेड कितने होंगे। तो सर एडमिन ओवरहेड में मैंने अभी अभी आपको बताया, एडमिन ओवरहेड में एक तो मेरे हायरिंग चार्जेस कार वाले, कार के हायरिंग चार्जेस, फिर जो डीजल उस पे लगा वो 22,000 का, फिर जीएसटी। अब देखो जीएसटी उसने लिखा है 5%, 5%। देखो जरा जीएसटी उसने जो लिखा था, कहां गया, ये रहा, कह रहा हायरिंग कार्स अट्रैक्ट आरसीएम कितना, 5%। तो 5% किस पे लगना चाहिए सर, 5% जो हायरिंग चार्जेस है उस पे लगना चाहिए, 5% जो हायरिंग चार्जेस उस पे लगना चाहिए। वैसे भी डीजल पे जीएसटी लगता नहीं है। तो 66,000 पे ही, 66,000 पे ही कितना लगेगा सर, 5% कितना हो गया, 3,300। तो वैल्यू आ गई सर एडमिन के खर्चे की 91,300। ये एज पर माय सोल्यूशन है। पर आईसीआई ने क्या सोल्यूशन करा, आईसीआई ने अजीब सा कोई सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा हायरिंग चार्जेस तो ठीक है कार का 66,000, रियम्बर्समेंट कितने हुए सर डीजल के 22,000, टोटल कितने हो गए 88,000, 88,000। अब उसने जो आरसीएम निकाला 5%, वो इस 88,000 पे वैल्यू ले ली, जो कि मुझे लगता है गलत है, जो कि मुझे लगता है गलत है। तो ये वैल्यू उसने यहां पे ले ली। ठीक है सर, वैल्यू ले ली। ये कितने आ गए 4,400। फिर इसने क्या करा, एडमिन के खर्चे में जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी वेइंग ब्रिज की, वो भी एडमिन के खर्चे में जोड़ दिया। जो टीएडीए होटल का बिल था वो भी जोड़ दिया।
जबकि वो किसका था, सेल मैनेजर का। सीसीटीवी जो था वेइंग ब्रिज का वो भी जोड़ दिया, ऐसे मिला कि उसने 1,48,400 वैल्यू निकाली। ये देखो 1,48,400, जबकि जबकि मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 91,300। मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू आनी चाहिए 91,300। और अगर मैं ये भी करूं, जरा समझो कि मैं यहां पे ये कहूं कि भाई अगर मैं यहां पे 3300 की जगह, समझो जरा, मैं यहां पे 66,000 की जगह पूरा 88,000 ले लूं, यानी मैं कहूं कि मेरा टोटल जो खर्चा हुआ रिएम्बर्समेंट का वो 88,000 हुआ। फिर इस 88,000 पे जो मेरा जीएसटी लगा वो लगा 5% का, तो 88,000 पे 5% हो गया 4,400 प्लस 88,000, तो ये हो गया 92,400। फिर भी मेरी वैल्यू ये आनी चाहिए थी 92,400, ना कि 1,48,400। तो सही आंसर तो वैसे मेरा ये होना चाहिए 91,300, पर फिर भी अगर मैं थोड़ा सा इसकी बात मान लूं तो इसका आंसर आना चाहिए 92,400, ना कि 1,48,400। ठीक है, तो ये मेरा एडमिन का खर्चा हो गया। अब कह रहा है सेलिंग का खर्चा क्या है, बस सेलिंग के खर्चे में तो एक ही खर्चा था आपका 36,000 का, 36,000 का खर्चा था। फिर कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, तो डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे भी मैंने आपसे अलग अलग करवा दिए थे। देखो सेलिंग का खर्चा कितना हुआ सर, सेलिंग का खर्चा हुआ मेरा 36,000 का। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे में क्या आया सर, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे में एक तो जो वेइंग ब्रिज था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, भेजने के लिए वेइंग ब्रिज, उसकी सीसीटीवी की कॉस्ट और उसकी मेंटेनेंस, तो कितना हो गया टोटल 56,000 रुपए। तो सेलिंग का खर्चा आया सर 36,000 रुपए, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आया 56,000 रुपए टोटल, इन तीनों को मिला के टोटल कितना आया 56,000 रुपए। तो ये 56,000 रुपए है मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक साथ है याद रखना। सिर्फ सेलिंग का 36,000 है, पर उसने आपसे पूछा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का तो आ गया 56,000 रुपए। फिर इसने पूछा है टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, तो भाई कॉस्ट ऑफ सेल के लिए आप क्या करोगे, सारे खर्चे ऐड कर दोगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो पहले निकाला था। एडमिन का खर्चा आया मेरा 91,300, हाँ अगर थोड़ा सा चेंज करूं तो ये 92,400 भी हो सकता है, और ये 56,000, तो ये हो गया 787 28,000 प्लस 92,400 प्लस 56,000, 56,000 मैंने अभी निकाला। तो दूसरा आंसर जो इसका आ रहा है वो 7,88,76,000, यानी 7,88,76,400। तो ये भी हमारा एक आंसर इसमें बन सकता है। तो जरा चेक करो जरा इसमें कौन सा आ रहा है, 788, ये बनेगा हमारा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगला क्या पूछ रहा है, अगला पूछ रहा है कि ईएमएस, ये ईएमएस उसने पूछा था अर्निंग पर मैन शिफ्ट, यानी एक मैन शिफ्ट में कितनी अर्निंग है। तो भाई टोटल हमारी कितनी वेजेस हो गए और डिवाइडेड बाय कितने मैन शिफ्ट हैं। तो वेजेस में एक तो मेरे टोटल वेजेस और दूसरा क्या था मेरा लीव एनकैशमेंट और ग्रेचुटी, तो ये आ गया 150,4.70, ये वाला हमारा पहला आंसर आ गया। फिर उसने क्या पूछा हमसे, ये भी पूछा, ओएमएस भी पूछा हमसे। तो 150 तो सर दोनों में है, तो ऐसा नहीं है, ये नहीं होगा, पहले एक बार चेक करें, चेक करो जरा। हाँ, आउटपुट पर मैन शिफ्ट, तो टोटल आउटपुट कितनी है 2,34,000, और मैन शिफ्ट कितने थे 46,400, तो पर मैन शिफ्ट आ गया 5 टन। तो मेरा आंसर ही आएगा एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कह रहा है द वेजेस बजट फॉर द लास्ट पीरियड वाज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रिपेयर टाइम, यानी कि जो हमने बजट बनाया फॉर द लास्ट पीरियड वो हमने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाया, जो कि है हमारा 30 मिनट्स पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट बनाने में स्टैंडर्ड टाइम है 30 मिनट्स, जिसको आप कह सकते हो आधा घंटा या फिर 0.5 आवर्स, 0.5 आवर्स भी कह सकते हो। यही क्या हो गया 30 मिनट्स। ठीक है, कह रहा है कि स्टैंडर्ड वेज रेट जो देंगे वो देंगे 50 रुपए एक घंटे का। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड रेट। द एक्चुअल डेटा फॉर द लास्ट पीरियड का एक्चुअल डेटा कह रहा है कि हमने कितने यूनिट बनाए, 30,000 यूनिट बनाए। लेबर रेट वेरिएंस हो गया 7,500 को एडवर्स, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस नील, यानी कि एफिशिएंसी बराबर रही। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द एक्चुअल रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट,
आपसे वो कह रहा है कि वेजेस एक्चुअल रेट पर यूनिट कितना होगा। तो मुझे क्वेश्चन में कौन कौन से वेरिएंस गिवन है, एक तो रेट वेरिएंस और एक एफिशिएंसी वेरिएंस, इनको लेके ही मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। आइए जरा क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन में सबसे पहले आते हैं रेट वेरिएंस पे। मुझे बताइए रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है कि स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल रेट पर आवर मल्टीप्लाई बाय रेट किस पे दिया जाता है सर, ये दिया जाता है एक्चुअल आवर्स पेड पे, तो जितने आवर्स हमने पेड करे। तो अब मैं कहूं कि लेबर रेट वेरिएंस दे रखा है 7500 नेगेटिव, स्टैंडर्ड रेट पर आवर ये मुझे गिवन था, देखो स्टैंडर्ड वेज रेट दे रखा था कि 1 घंटे के कितने 50 रुपए, ठीक है। एवरेज एक्चुअल वेज रेट ये तो पता ही नहीं है, एक्चुअल रेट पर आवर तो पता ही नहीं है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये इक्वेशन इससे ऊपर सॉल्व नहीं होगी, मैंने इसको यहीं के यहीं छोड़ दिया। दूसरा क्वेश्चन में गिवन है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी के लिए मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, तो स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं हमेशा फॉर एक्चुअल आउटपुट। अच्छा, अब स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालेंगे, उसने कहा था कि एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगेंगे, 30 मिनट या आधा घंटा, और एक्चुअल में यूनिट कितने बने 3000 यूनिट, 3000 नहीं 30,000 यूनिट, 30,000 थे, हाँ 30,000 यूनिट बने, कितने यूनिट बने सर 30,000 यूनिट बने, तो कितना हो गया, ये हो गया सर 15,000, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितने हो गए सर 15,000, एक्चुअल आवर्स मुझे पता ही नहीं है, हाँ मल्टीप्लाई करते हैं इसको स्टैंडर्ड रेट से, स्टैंडर्ड रेट मुझे पता है। अच्छा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कितना है दिया हुआ था क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन में लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दे रखा था 0, कितना दिया हुआ था 0। चलिए, तो स्टैंडर्ड रेट हो गया सर 50 रुपए, ये 50 यहां जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया, 0 हो गया, ये हो गया 15,000 माइनस एक्चुअल आवर, तो ये एक्चुअल आवर यहां चला गया, तो एक्चुअल आवर मेरे कितने आ गए सर 15,000, तो इसको मैंने लिख दिया पॉइंट नंबर 2। अब मुझे इस इक्वेशन पॉइंट नंबर 1 वाली इक्वेशन में एक्चुअल आवर्स मिल गए, कितने मिल गए सर 15,000, तो मैं इस वैल्यू को यहां पे पुट करके ये एक्चुअल रेट निकाल सकता हूं। तो मैंने यहां पे ये पुट कर दिया, इक्वेशन सॉल्व करी, तो एक्चुअल रेट कितना आ गया 50 रुपए 50 पैसे। अब यहां पे ध्यान से, ये मेरा आंसर नहीं है, समझो जरा, ये आंसर नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, एक्चुअल रेट पर यूनिट पूछा है, और ये निकला क्या है मेरा एक्चुअल रेट पर आवर, ये मेरा निकला है सर पर आवर, और उसने आपसे पूछा है पर यूनिट। तो एक आवर के आपने कितने पैसे दिए 50 रुपए 50 पैसे, और एक यूनिट बनाने में कितने टाइम लगता है सर, एक यूनिट बनाने में लगता है आधा घंटा, यानी फिर 0.5, यानी कि 1 घंटे में आप 50 रुपए 50 दे रहे हो, लेकिन एक यूनिट बनाने में तो आधा घंटा लगता है, तो आधे घंटे के कितने पैसे हो गए सर, आधे घंटे के हो गए 25 रुपए 50 पैसे। तो मेरा एक्चुअल आंसर जो आएगा ये आएगा 25 रुपए 50 पैसे, ये नहीं है। तो जल्दबाजी में गलती मत कर देना, ध्यान से करना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द ओवरहेड बजट ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड का ओवरहेड बजट दे रखा है, बजटेड एक्टिविटी दे रखी है 50% 30 लाख रुपए, 75% 40 लाख रुपए, कह रहा है कि व्हाट वुड बी द बजटेड ओवरहेड 60% कैपेसिटी। अब जरा 60% निकालना सर, अगर हम ऐसे करें समझो जरा, कैलकुलेटर पे आओ, 30 लाख डिवाइडेड बाय 50%, जब मैं 50% से डिवाइड करूंगा तो 100% आना चाहिए, तो ये आ रहा है मेरा 60 लाख, कितना आ रहा है 60 लाख, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे वाले पे आओ, 40 लाख डिवाइडेड बाय 75%, ये भी 100% होना चाहिए, यानी कि 60 लाख होना चाहिए, लेकिन ये आ रहा है 53,33,000। इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ इन कॉस्ट के अंदर कुछ पार्ट तो होगा वेरिएबल और कुछ पार्ट होगा फिक्स्ड। अब वेरिएबल जो होता है वो तो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा होगा, पर फिक्स पार्ट एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा नहीं होगा। तो सबसे पहले मुझे इस कॉस्ट में वेरिएबल अलग करना है और फिक्स को अलग करना है, तभी मैं ये क्वेश्चन कर पाऊंगा। कैसे करूंगा, बहुत सिंपल है सर, इनका डिफरेंस ले लेंगे, ये तो हमने सीखा था कि सर देखो 40 लाख और 30 लाख में डिफरेंस कितना आया सर, 40 लाख और 30 लाख में डिफरेंस आया 10 लाख, और ये डिफरेंस कितना इंक्रीज करा सर, ये इंक्रीज करा 50 से 75 पे, 50% से 75% पे, ये रहा सर कि 50% से 75, यानी कितना चेंज है 25% का। तो अगर मैं इसको 25% से डिवाइड कर दूं, 25 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 40 लाख। अच्छा, चेंजेस किस में आता है सर, चेंजेस आता है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पार्ट में, फिक्स पार्ट में कभी भी चेंज नहीं आता। तो इसका मतलब 40 लाख आ गया मेरा वेरिएबल पार्ट, या मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ गई 40 लाख रुपए, और कितने पे 100% कैपेसिटी पे, 100% कैपेसिटी पे, ठीक है।
अब मुझे फिक्स पार्ट भी तो निकालना है, कैसे निकालूंगा? तो सर देखिए 40 लाख रुपए, कोई भी ले लो, चाहे तो 30 वाला ले लो, 40 ले लो, कोई भी ले लो। 40 लाख रुपए मेरे टोटल कॉस्ट थी और मेरा वेरिएबल पार्ट 100% पे है 40 लाख, लेकिन 40 लाख पे कितना था वेरिएबल पार्ट? सिर्फ 75%। तो मेरा फिक्स पार्ट आ गया 10 लाख रुपए, फिक्स पार्ट आ गया 10 लाख रुपए। अब मुझे 60% कैपेसिटी पे निकालना है, कैसे निकालूंगा? सर सिंपल है, मेरा वेरिएबल पार्ट जो है ये 100% पे था, इसको 60% पे लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और फिक्स्ड वाले पार्ट के अंदर कुछ 100% 60% नहीं होता, ये तो फिक्स रहता है। तो मेरा 100% 60% लेवल पे, 60% लेवल पे जो आया वो कितना आया मेरा एक्टिविटी? वो आई 34 लाख की कॉस्ट आ गई मेरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू जीरो बेस बजटिंग इज फॉल्स। कह रहे इसमें से कौन सा गलत है? कह रहे इट इज ए मेथड ऑफ बजटिंग वेयर बाय ऑल एक्टिविटीज आर रीवैल्यूएटेड ईच टाइम अ बजट इज फॉर्मुलेटेड। सर जीरो बेस बजटिंग ये कहता है कि भाई जब आप बजट बनाते हो तो आप पास्ट ईयर के डेटा को इग्नोर करके बनाते हो, आप कहते हो आप जो भी बना रहे हो फ्रेश बना रहे हो। तो कह रहा है मेथड है वेयर बाय ऑल एक्टिविटीज आर रीवैल्यूएटेड ईच टाइम अ बजट इज फॉर्मुलेटेड। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो कि आप पास्ट डेटा को छोड़ के हर बार वैल्यू जो भी आपके एक्टिविटीज है उनको रीवैल्यू करते हो, री इवेल्युएट करते हो। तो ये आंसर तो सही है, और उसने हमसे गलत वाला पूछा है कि इसमें से गलत कौन सा है। फिर कह रहा है जीरो बेस्ड बजटिंग अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बीइंग रिटेन्ड इन बजट। ये भी बिल्कुल सही कह रहा है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हटा दिए जाते हैं। फिर कह रहा है इट इज प्रॉब्ली द लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग एंड लीस्ट कॉस्टली। ये गलत है, ऐसा नहीं है कि भाई जीरो बेस्ड बजटिंग में कॉस्ट बहुत कम लगती है, नहीं सर, जीरो बेस्ड बजटिंग में हमारे पास प्रीवियस डेटा नहीं होता यहाँ तो, बल्कि हमारा टाइम ज्यादा लगता है, यहाँ तो टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेस्ड ऑन द डेटा बिलो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द ओवरहेड अंडर या ओवर एब्जॉर्ब। अंडर एब्जॉर्ब कितने हैं या ओवर एब्जॉर्ब कितने हैं वो आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। ये हमें उसने दे रखा है ए बी सी डी। सबसे पहले दे रखा है बजटेड ओवरहेड, बजटेड मशीन आर, एक्चुअल मशीन आर और एक्चुअल ओवरहेड। कैसे निकालेंगे? सर देखो रिकवरी करने के लिए या एब्जॉर्प्शन करने के लिए सबसे पहले निकलता है रिकवरी या एब्जॉर्प्शन रेट। तो सबसे पहले तो सर मैं रिकवरी रेट की बात करूं तो रिकवरी रेट हमेशा शुरू में निकलता है जब मैं बजट बनाता हूं। तो मेरे बजटेड खर्चे कितने थे? 5,25,000, और मैंने सोचा था कि पर आवर मतलब मेरी मशीन कितनी चलेगी टोटल? 17,500 घंटे। तो 5,25,000 डिवाइड बाय 17,500, तो एक घंटे के कितने पैसे खर्च होंगे? सर ये खर्च होंगे एक घंटे के 30 रुपए पर आवर। एक घंटे के खर्च होंगे 30 रुपए पर आवर। अब मुझे बताओ कि मेरे एब्जॉर्ब कितने हुए? एब्जॉर्ब मतलब रिकवर कितने हुए? सर देखिए रिकवर होते हैं एक्चुअल के हिसाब से, मैं 30-30 रुपए के हिसाब से चार्ज करूंगा। एक्चुअल में मशीन कितनी चली? 17,040 घंटे। तो एक्चुअल में मेरे कितने खर्चे नोट डाउन हुए होंगे? 17040। एक्चुअल में खर्चे नोट डाउन हुए मेरे 5,11,200। अच्छा मुझे बताइए कैसे निकलेगा अंडर रिकवरी? सर सीधी बात है, एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? सर आपको एक्चुअली में नोट करना चाहिए था 5,20,000 रुपए, लेकिन आपने कितना नोट करा या रिकवर कितना करा? 5,11,200। तो आओ जरा 5,20,000 माइनस 5,11,200, आपकी अंडर रिकवरी हो गई सर 8,800 की। ये क्या है सर? अंडर रिकवरी, अंडर एब्जॉर्ब्ड है 8,800 की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कस्टमर हैज बीन ऑर्डरिंग 80,000 कैप्स ड्यूरिंग द ईयर। कह रहा है कि पूरे साल में उसको 80,000 कैप्स चाहिए। फिर कह रहा है इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट ₹1 एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। कह रहा है 1 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, 1 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, देखो लिखा भी है पर कैप के हिसाब से लगेगा, लेकिन लेकिन बहुत ध्यान से यहां उसने दे रखा है पर मंथ, और मुझे कैरिंग कॉस्ट पर मंथ नहीं चाहिए होती, मुझे कैरिंग कॉस्ट पर एनम चाहिए होती है। तो अगर ये 1 रुपए है पर यूनिट वो तो ठीक है पर यूनिट, लेकिन ये 1 महीने की है तो मुझे इसको 12 से मल्टीप्लाई करके 12 महीने के लिए निकालना पड़ेगा, यानी कितना आएगा? 12 रुपए, ठीक है। फिर कह रहा है एंड द सेटअप कॉस्ट। अब यहाँ पे बैच की बात हो रही है, सेटअप की बात हो रही है, ऑर्डर नहीं है, सेटअप हो रहा है। कितना सेटअप कॉस्ट लगेगा? एक रन का 3,500। हमसे ऑप्टिमम साइज ऑफ कैप मैन्युफैक्चर रन पूछ रहा है कि कितने रन में होना चाहिए। तो कितने रन में होने के लिए सबसे पहले मुझे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं होती है, सेटअप कॉस्ट होती है, और नीचे आता है कैरिंग कॉस्ट पर एनम। तो कैरिंग कॉस्ट पर एनम 12 हो गया।
2 मल्टीप्लाई बाय 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3500 डिवाइडेड बाय 12 और अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 6832 यूनिट्स। यानी कि एक रन में कितने बनाने हैं? 6832 यूनिट्स। तो मेरे ऑप्टिमम रन कितने होंगे सर? सर ऑप्टिमम रन की बात करूं तो ये आपके टोटल 80,000 आपको चाहिए, 6832 यूनिट आपके बनने चाहिए। 80,000 डिवाइड बाय 6832, तो ये आएगा 11.70, यानी कि 12 रन हो गए। तो मेरा जो आंसर आ गया वो आ गया 12 रन का। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे, इनको जरूर से आप कर लीजिएगा। ठीक है, मिलता हूं अगली लेक्चर में।